हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 5 ऑफ द एडवर्टाइजिंग। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है? तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस और इंस्टीट्यूशन की हेल्प करती है उनके ऐड को क्रिएट करने में और प्रमोशनल कैंपेन को मैनेज करने में। ये इंडिपेंडेंट फर्म होती है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं वेरियस फील्ड से, जैसे क्रिएटिव डिज़ाइन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, डिजिटल मार्केटिंग से। और ये जनरली ना जो एडवर्टाइज़र है, मतलब जो कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है और जो ऑडियंस है उनके बीच का ब्रिज बनती है। ठीक है, अब आ जाते हैं तो रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो सबसे पहले ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट का समझती है कि जैसे मैं हूँ, मेरी बहुत बड़ी कंपनी है और मुझे अपना ऐड करना है। तो सबसे पहले जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो मुझे मतलब मेरे बिजनेस को समझेगी कि मेरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, मेरे ब्रांड की पोजीशनिंग क्या है और एडवर्टाइजमेंट करने का गोल क्या है। और उसके बाद ही चीज़ें अपनी आगे बढ़ाएगी ताकि वो ढंग से मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को प्लान कर सके। दूसरा स्टेप होता है मार्केट रिसर्च एंड कंज्यूमर एनालाइज। मुझे समझने के बाद अब वो मार्केट को और कंज्यूमर्स को समझेगी, उनके बिहेवियर को, प्रीफरेंस को, बाइंग पैटर्न को, कॉम्पिटिटर्स को समझेगी ताकि वो ढंग से मतलब एक रिलीवेंट और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए बना सके। ठीक है, देन थर्ड है क्रिएटिव डेवलपमेंट। अब सब कुछ समझ लिया है तो अब वो क्रिएटिव कंटेंट डेवलप करेगी एडवर्टाइजिंग के लिए, मतलब मेरे एडवर्टाइजिंग के लिए, जिसके अंदर क्या है कि वो एड की कॉपी लिखेगी, विजुअल्स डिज़ाइन करेगी, स्लोगो डिज़ाइन करेगी और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, ऑडियो वीडियोस। ठीक है, देन आता है फोर्थ मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग। अब सब ऐड बना लिया है तो अब उसे मीडिया में भी देना होगा। तो ये मीडिया प्लानिंग का मतलब होता है कि कब, कहाँ और कितनी बार मेरा ऐड अपीयर होगा, इसे कहते हैं मीडिया प्लानिंग। अब क्लाइंट के बजट के हिसाब से और जिन ऑडियंस को वो टारगेट कर रहा है, मीडिया को प्लान किया जाता है। जैसे कहाँ देना है, टेलीविजन में, प्रिंटिंग में कहाँ देना। और मीडिया बाइंग का मतलब है कि अब वहाँ जो भी मीडिया में देना है, मान लो मैंने न्यूज़पेपर से लिख किया तो न्यूज़पेपर में मेरे को बेस्ट रेट पे स्लॉट परचेस करके देना है, दैट इज मीडिया बाइंग। देन कैंपेन एग्जीक्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन। अब कैंपेन जो पूरा बनाया है, मतलब ऐड बना लिया, कहाँ कहाँ चलेगा, कैसे कैसे चलेगा, टाइमली एग्जीक्यूशन कैंपेन का भी इन्हें ही डिसाइड करना होता है, किस शेड्यूल पे चलेगा, कौन कौन सी मीडिया में चलेगा, ताकि जो हमारा ताकि हमारा जो मैसेज है ना वो ढंग से सबको मिल जाए। और ये सेंट्रल मैनेजर होता है एंटायर कैंपेन का। देन सिक्स्थ है मॉनिटरी एंड द इवोल्यूशन। अब एक बार मेरा मीडिया कैंपेन पूरा लॉन्च हो गया, उसके बाद ये परफॉर्मेंस जो है एडवर्टाइजमेंट की वो भी मीज़र करता है कि कितना रीच गया, ऑडियंस की इंगेजमेंट कितनी आई, ये सब। फिर एडवाइजरी एंड द स्ट्रैटेजिक सर्विस। सिर्फ ऐड बनाने का मतलब सिर्फ ऑपरेशनल टास्क ये नहीं परफॉर्म करता कि सिर्फ ऐड बना दिया और मीडिया में चला दिया, इसके हिसाब अलावा वो मुझे कंसल्टेंट सर्विस भी प्रोवाइड करता है। मतलब कि मुझे एडवाइस करेगा मेरी ब्रांड की इमेज के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग के रिगार्डिंग, ताकि मैं अच्छा कर सकूँ। देन बजट मैनेजमेंट। अब मैंने जो बजट बता दिया है कि मेरा ऐड का इतना बजट है, उसको भी पूरा प्लान करता है कि कैसे कैसे यूटिलाइज होना है ताकि ओवर स्पेंडिंग ना हो। देन आता है टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो पहली है फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है? कंप्लीट एडवर्टाइजिंग सर्विस मुझे देती है एक ही रूफ के अंदर। मतलब मार्केट रिसर्च, स्ट्रैटेजी प्लानिंग, क्रिएटिव डेवलपमेंट, मीडिया प्लानिंग, सारी सर्विसेज मुझे एक ही जगह मिल जाएंगी। और जनरली इसके पास हर फंक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। और क्योंकि ये इतनी महंगी होती होगी, क्योंकि फुल सर्विस है, तो सिर्फ लार्ज कंपनी को ही ये सही लगती है, जिससे कंसिस्टेंट ब्रांडिंग अपनी बनानी होती है। एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं कि कौन कौन सी फुल सर्विस एजेंसी यहाँ पे है। देन आता है क्रिएटिव बुटीक। क्रिएटिव बुटीक क्या करती है? वो सिर्फ क्रिएटिव एक्सपेक्ट जो है ना एडवर्टाइजिंग का, उस पर फोकस करती है। मतलब वो कॉन्सेप्ट, स्लोगन, आर्ट वर्क और लेआउट वगैरह डेवलप करती है। फुल सर्विस की तरह मतलब पूरी सर्विस नहीं देती। बट ये जो क्रिएटिव बुटीक है ना, इसे कंपनियां फुल सर्विस एजेंसीज हायर कर लेती हैं। और जनरली ये स्टार्टअप, लोकल ब्रांड और शॉर्ट टर्म कैंपेन वालों के लिए बहुत फेमस रहते हैं। देन मीडिया बाइंग एजेंसी। मीडिया बाइंग एजेंसी सिर्फ एक काम करती है, क्या? मीडिया बाइंग करने का। जो ऊपर पढ़ा था ना, मीडिया प्लानिंग एंड मीडिया बाइंग, बस यही काम करती है ये। मीडिया प्लानिंग एंड प्लेसमेंट का काम करती है, ये कोई ऐड वगैरह क्रिएट नहीं करती है। जैसे नेगोशिएशन रेट देखना, स्लॉट वगैरह बुक करना, ये वो करती है। देन आता है डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। जितना भी डिजिटल एडवर्टीजमेंट करना है, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग में
और प्रमोशन में आपकी ये हेल्प करती है, जैसे सर्च, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह ये करती है। और ये डिजिटल टूल्स का और एनालिटिक टूल्स का यूज़ करती है ताकि ये कैंपेन को ट्रैक कर सके। देन इन हाउस एजेंसी, इन हाउस एजेंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी है उसका खुद का डिपार्टमेंट होता है एडवर्टाइजिंग को लेके, वो उसके पास खुद से ही इंटरनल डिज़ाइनर, कॉपीराइटर वगैरह होते हैं। जनरली अमूल और टाटा ब्रांड, जो बड़ी बड़ी ब्रांड है, वो इसका यूज़ करते हैं। स्पेशलाइज एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये एजेंसी क्या करती है, सिर्फ स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर को ही अपनी सर्विस देती है, जैसे हेल्थ केयर, पॉलिटिकल सेक्टर। और इन्हें ना, जैसे हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर का अगर कोई ऐड आएगा तो उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रियल रेगुलेशन भी हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई है, तो इनको उन सब के बारे में नॉलेज होती है। टारगेट ग्रुप का बिहेवियर क्या है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या है, वो सब भी इन्हें पता होती है। देन आता है सोशल मीडिया एजेंसी, नाम जैसा है वैसा ही इसका काम है। ये सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो लोगों के देखती है, मतलब सोशल मीडिया में कितनी प्रेजेंस है। ये प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करती है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब वगैरह, और रियल टाइम इंगेजमेंट और वायरल रीच बढ़ाती है। देन आते हैं क्या क्या फैक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं ऑडियंस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंसिडर करना है उनका एक्सपीरियंस, कि मेरी जो एजेंसी मैं सेलेक्ट कर रही हूँ उसका कितना एक्सपीरियंस है उस इंडस्ट्री में जो मैं हूँ। जैसे मैं हेल्थ केयर में हूँ, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में उनका कितना एक्सपीरियंस है, कितने सक्सेसफुल कैंपेन उन्होंने लॉन्च किए हैं, कितनी सिमिलर ब्रांड के साथ काम किया है। देन आता है क्रिएटिव कैपेबिलिटी, कि कितना क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग वो बना सकती हैं, उनका डेवलपमेंट स्किल कैसी है, जैसे पास्ट एड में देखूंगी कैसे क्रिएटिव है, क्या कोई क्रिएटिविटी के लिए अवार्ड मिला है, वो सब देखूंगी। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट बिजनेस, वो मेरे बिजनेस को कितना समझते हैं, वो भी तो ज़रूरी है ना। अगर मेरे बिजनेस, मेरी इंडस्ट्री को, प्रोडक्ट को, या मेरे मार्केट ट्रेंड को, जिसमें मतलब जो मेरे बिजनेस का मार्केट ट्रेंड है वो अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स मैं उनके साथ ही काम करूंगी, और ये जनरली टेलर्ड सॉल्यूशन मुझे अच्छे से प्रोवाइड भी कर देंगे। देन मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग कैपेबिलिटी, अब वो कितने बढ़िया से मीडिया प्लान ऊपर समझा चुकी हूँ, मीडिया प्लान कितने अच्छे से करते हैं और कितने बढ़िया से कम पैसों में मुझे स्पेस खरीद के देते हैं, मतलब कितने अच्छे से नेगोशिएट कर पाते हैं स्पेस के लिए, मेरा बजट ऑप्टिमाइज कर पाते हैं, ये सब भी मैटर करते हैं। देन कॉस्ट एंड बजट सस्टेनेबिलिटी, एजेंसी का क्या फीस स्ट्रक्चर है और क्या वो फीस स्ट्रक्चर मेरे एडवर्टाइजिंग बजट से मैच कर रहा है, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इतना महंगा तो नहीं मैं कर सकती ना। तो ट्रांसपेरेंसी होना बिल में, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। देन टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज़ एंड डिजिटल, इन अ डिजिटल स्ट्रेंथ, आज के एरा में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी है, तो एजेंसी को मॉडल, टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे ऑनलाइन ऐड क्या होते हैं, सोशल मीडिया, एसओई, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, इन सब के बारे में अगर पता होगा तभी तो वो मेरा हेल्प कर पाएंगी। अब आ जाता है मेथड फॉर रिम्यूनरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो सबसे पहले है कमीशन बेस्ड मॉडल। इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड कमीशन दिया जाता है, बट एक चीज़ ध्यान रखने की है कि यहाँ पे बिजनेस नहीं दे रहा होता फिक्स्ड कमीशन। जिस एजेंसी के साथ ये, जो मीडिया एजेंसी के साथ ये काम करवा रहे होते हैं, वहाँ वो इन्हें फिक्स्ड कमीशन दे रहा होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लाइंट डू नॉट पे द एजेंसी डायरेक्टली, बल्कि मीडिया कंपनी जो है वो पे करेगी जितने का भी एड बिल होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है कि मान लो एक क्लाइंट है जिसे 10 लाख का एड चाहिए, और मीडिया हाउसेस ने एजेंसी को 15% का कमीशन ऑफर करा है, तो टोटल उसके पास एजेंसी कितना 1.5 लाख उसे रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए हैं इनकी, पढ़ लेना। देन आता है फी बेस्ड मेथड। यहाँ पे क्या होता है कि फिक्स्ड फी जो है मंथली, क्वार्टरली या एनुअल बेसिस पे दी जाती है, डिपेंड करता है, और ये फी डिपेंड करती है वॉल्यूम और टाइप ऑफ सर्विसेज पे। और ये कैसे वर्क करते हैं कि जो क्लाइंट और एजेंसी है वो मंथली या एनुअली फी जो है एडवांस में दे देते हैं, और फी जो है कई सारी सेट ऑफ सर्विस को कवर करते हैं, जैसे क्रिएटिव डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इन सबको। और मीडिया बाइंग जो है वो बिल किया जाता है सेपरेटली, मतलब इसमें मीडिया बाइंग का कुछ भी रोल नहीं होता। इसकी भी एडवांटेज और लिमिटेशन दे रखी है, एग्जाम्पल भी दे रखा है। देन आता है कोस्ट प्लस मार्केट, यहाँ कोस्ट प्लस मार्कअप। यहाँ क्या होता है कि जो क्लाइंट है, मतलब जो मेरा बिजनेस है, तो मेरे को जो मेरी एजेंसी है वो एक्चुअल कोस्ट सारी बता देगी, तो मैं वो एक्चुअल कोस्ट तो दूंगी, उसके ऊपर से कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी उनको दे दूंगी, जैसे 10 या 20%। ये होता है इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये रही एग्जाम्पल ये रहा। फिर परफॉर्मेंस बेस्ड रिम्यूनरेशन, इसमें क्या होता है कि आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, मतलब पहले से ही ना कुछ टास्क या स्पेसिफिक गोल रख दिए जाते हैं। अगर बिजनेस उन्हें अगर एजेंसी जो है, जो मैंने हायर की है, उन गोल को अचीव कर लेती है, तो मैं उन्हें पैसे दे दूंगी। एक तो बेसिक फ़ी होती है, मतलब मान लो जैसे 10,000 मैंने कहा कि ये बेसिक फ़ी है, और अगर आप मुझे 1,000 सब्सक्राइबर दिला पाए तो मैं आपको और 2,000 दे दूंगी ऊपर से। तो बेसिक फ़ी तो जानी ही जानी है, और अगर इतने सब्सक्राइबर मिल गए तो 2,000 और जाएगी। वैसे ही इंस्टाग्राम पोस्ट और लिंक्स वगैरह पे होता है, ठीक है।
इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देन आता है इंसेंटिव बेस्ड मॉडल। देखो ये परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल से ना काफ़ी रिजेंबल करता है परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल से, बट यहाँ पे ना सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं दिया जाता कि आपने कुछ गोल अचीव कर लिया, बल्कि एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। एक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस बेंचमार्क सेट किए जाते हैं और अवॉर्ड किया जाता है अगर आप एक्सीलेंस कर पाते हो उनमें। देन आ जाता है आवरली बेस्ड बिलिंग। आवरली बेस्ड बिलिंग में क्या होता है कि हर घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोशल एक्सपेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। अब क्या क्या सोशल एक्सपेक्ट है एडवर्टाइजिंग के, क्योंकि वो पब्लिक अवेयरनेस वगैरह फैलाने में भी हेल्प करता है। तो पहले पढ़ते हैं कुछ पॉजिटिव सोशल एक्सपेक्ट। तो पॉजिटिव सोशल एक्सपेक्ट में आता है क्रिएट अ सोशल अवेयरनेस। ये हेल्थ, एजुकेशन, क्लीननेस और जेंडर इक्वालिटी को लेके अवेयरनेस फैलाता है लोगों में, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब। एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज करता है, मतलब जो ऑलरेडी टैबोस बने हुए हैं या रिजिड माइंडसेट है लोगों के दिमाग का, वो सब ये चेंज करता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी को, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है, इंटर कास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज जैसे लोग नहीं करते तो उसको प्रमोट करता है। जैसे एरियल का ऐड था शेयर द लोड, जहाँ पे ये कहा गया था कि जो हाउस होल्ड का लोड है ना वो मैन एंड वुमेन दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। थर्ड, प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रिटी एंड कल्चर यूनिटी को। देखो जो अगर हमारी जैसी कंट्री है इंडिया की, जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज, रिलीजन, कम्युनिटी, एडवर्टाइजिंग है, तो ये डिवर्स इंडिया आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इसकी मतलब जो ऐड होते हैं ना वो यूनिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। जैसे गूगल का रीयूनियन ऐड था जहाँ पे दिखाया था कि क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप हो रखी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देन फोर्थ, ये इंकरेज करता है हेल्थ एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस को। जैसे बहुत सारे कमर्शियल ऐड होते हैं जो इनकरेज करते हैं लोगों को कि वो एक बेटर हेल्दी हैबिट अपनाए, जैसे सैनिटरी पैड यूज़ करने का आता है या हेल्थ चेकअप या वैक्सीनेशन करे, हैंड वॉश वगैरह का बहुत ऐड चलता है कोविड के टाइम पे, तो तुमने देखा भी होगा। एग्जांपल जैसे डिटॉल का स्वच्छ भारत पार्टनरशिप डिटॉल का स्वच्छ भारत था जहाँ पे उन्होंने पार्टनरशिप की थी और एजुकेट किया था रूरल इंडिया को रिगार्डिंग हैंड हाइजीन। देन एम्पावर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। कुछ एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं ना वो वुमेन, LGBTQ या फिर डिफरेंटली एबल जो कम्युनिटी होती है ना, मार्जिनलाइज सेक्शन, उनको भी एम्पावर करने के बारे में सोचते हैं। जैसे कि ब्रुक बॉन्ड लेबल फीचर्स ट्रांसजेंडर क्लासिकल डांसर। उन्होंने क्या किया था, एक ट्रांसजेंडर को क्लासिकल डांसर की तरह दिखाया था ताकि वो उनको इंक्लूजन करा सके और ह्यूमन डिग्निटी करा सके। अब नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या है कि मेटेरियलिज्म को प्रमोट करता है, मतलब अननेसेसरी कंजम्पशन के लिए लोगों को प्रमोट करता है। देन स्टीरियोटाइप एंड जेंडर बाइसनेस। कई बार क्या होता है कि वुमेन्स को हमेशा ट्रेडिशनल रोल्स में दिखाया जाता है या बहुत ज़्यादा सेक्सुअली पोर्ट्रे करा जाता है और इससे जेंडर स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है, जैसे कि वुमेन्स को सिर्फ कि घर का काम करते हुए दिखाया जा रहा है, तो ये सब भी ये क्रिएट कर देते हैं लोगों के माइंड में। मिसलीडिंग एंड फॉल्स क्लेम, बहुत ज़्यादा एग्जिग्रेट करके अपना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये कर सकता है वो कर सकता है, बट ऐसा होता थोड़ी है। जैसे कि आयुर्वेदा प्रोडक्ट है बहुत सारे जो ये क्लेम करते हैं कि बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाएगा, बट ऐसा हुआ थोड़ी है और वो प्रूफ भी नहीं हुए कहीं पे। देन आता है इनकरेज द अनहेल्दी हैबिट्स। ये जो सैरोगेट एडवर्टाइजिंग होते हैं, सैरोगेट एडवर्टाइजिंग पढ़ा चुकी है ऑलरेडी। ये एडवर्टाइजिंग क्या करते हैं, टबैको, अल्कोहल और बैटिंग एप्स वगैरह का जो है प्रमोशन करते हैं और इससे क्या होता है कि लोगों में जो गलत हैबिट्स है ना वो प्रमोट होती है। देन फिफ्थ आता है कल्चर एंड इनसेंसिटिव कंट्रोवर्सी। इसमें क्या होता है कि कई सारे ऐड ऐसे होते हैं जो मिस रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेडिशन को और स्केर्ड सिम्बल्स जो हैं हमारे, जैसे हिंदुओं का सिंबल होता है ओम, उन सबको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक तनिष्क का ऐड था जहाँ पे इंटर रिलीजन हिंदू और मुस्लिम की मैरिज जैसे दिखाई जा रही थी, उस लड़की की गोद भराई हो रही थी, कुछ वैसा ऐड था, तुम्हें याद होगा वेडिंग का, और उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली थी, तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। देन लीगल एंड एथिकल कंट्रोल्स भी बनाए हैं इस ऐड के लिए। अब आ जाता है लीगल एक्सपेक्ट क्या है, लीगल एक्सपेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। अब ऐड तो अच्छे हैं बट वो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग, एक्सप्लॉइटेशन और ऑब्ससीनिटी कर सकते हैं अगर उन्हें कंट्रोल ना किया जाए, तो इसलिए बहुत सारी लीगल प्रोविजन बनाई गई है। पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को अगेंस्ट कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या अगर कोई भी मिसलीडिंग या फॉल्स क्लेम एडवर्टाइजिंग करता है। इन्होंने कहा कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग का मतलब है कोई भी ऐसा ऐड जो अपने प्रोडक्ट को गलत तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है या फॉल्स गारंटी दे रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है ऐसे ऐड के रिगार्डिंग और ऐसा ऐड जो होगा वो बैन किया जाएगा एडवर्टाइजिंग से।
देन आता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजिंग 1954। ये एक्ट जो है वो प्रोहिबिट करता है कि एडवर्टाइजिंग नहीं किया जाएगा ड्रग्स या मैजिकल क्योर्स का, कि वो होता है ना काला जादू कर लो और फिर तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, उस सब का प्रमोशन नहीं किया जा सकता है। ये एक्ट जो है वो सारे मेरिकुलस क्योर्स वगैरह जो हैं उन सबको बैन करता है। देन आता है केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन 1995। ये एक्ट जो है वो बना है फॉर अ केबल टेलीविजन नेटवर्क इन इंडिया के लिए। ये एक्ट कहता है कि जो एडवर्टाइजिंग कोड है, कोई भी ऐड अगर चल रहा है तो उसे जो एडवर्टाइजिंग कोड केबल टीवी रूल ने बनाया उन सबको फॉलो करना होगा। और ये प्रोहिबिट करते हैं कि किसी भी तरह का सुपरस्टिशन, ऑफेंसिव या ऑब्सीन कोई भी ऐसा ऐड प्रमोट नहीं किया जाएगा। और जो टबैको, अल्कोहल या बेटिंग वगैरह है, इन सब के ऐड भी स्ट्रिक्टली मना है। देन सिगरेट एंड द अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003, ये बैन करता है जितने भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग करे जाते हैं सिगरेट या टबैको प्रोडक्ट के। और ये टबैको प्रोडक्ट को अलाउ नहीं करता ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ना डिजिटल, ना ही आउटडोर में। देन एम्बल्स एंड नेम एक्ट 1950, ये कहता है कि आप कोई भी नेशनल एम्बल्स या फिर ऑफिशियल सिंबल्स या गवर्नमेंट का नेम जो है वो अपने ऐड में यूज़ नहीं कर सकते परमिशन के बगैर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ये रेगुलेट करता है जितने भी फूड प्रोडक्ट रिलेटेड ऐड होते हैं। और ये प्रोहिबिट करते हैं कि आप न्यूट्रिशन से लेके या बेनिफिट की न्यूट्रिशन बेनिफिट मिलेगा या आपके प्रोडक्ट से कोई फ़ायदा हो रहा है उसके रिगार्डिंग कोई भी फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते हो। देन ये ISCI एक्ट है, ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो इसे मैं यहाँ नहीं समझा रही हूँ। नाउ कम टू द एथिकल एक्सपेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। क्या क्या एथिक्स जो है वो फॉलो करनी होती है। तो पहला है कि ट्रूथफुल एंड ऑनेस्टी। आप जो भी ऐड बना रहे हो ना वो एक्यूरेट होना चाहिए और ऑनेस्ट आप फैक्ट उसमें बताओ, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के मत बताओ, ना ही गलत बताओ। अगर आप मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, तो आप एथिक्स को हैम्पर कर रहे हो। देन नॉन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इमोशन एंड फियर, लोगों के इमोशन का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, ना ही सोशल एंजाइटी क्रिएट करनी है, एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट नहीं, सुपरस्टिशन क्रिएट नहीं करना। ऐड आता है ना जिसमें कि अगर एक जैसे ऐड आ गया कोई कि अगर ये वाला प्रोडक्ट आप बच्चों को नहीं खिलाओगे तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है कि लोगों पेरेंट्स की फियर का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट फॉर कल्चर एंड रिलीजियस सेंटीमेंट, जितने भी अब इंडिया जो है वो डाइवर्स कल्चर है, जितने भी कल्चर रिलीजियस सेंटीमेंट है ना इंडिया के, उनको रिस्पेक्ट करना है। किसी भी रिलीजियस बिलीफ को या रिलीजियस आइडेंटिटी को आप हैम्पर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे ट्रेडिशनल कस्टम या रिलीजियस सिंबल की कभी कभी मजाक उड़ाते हैं ऐड वगैरह, वो आप नहीं कर सकते। देन अवॉइडेंस ऑफ जेंडर एंड स्टीरियोटाइप ऑब्जेक्टिफिकेशन। एथिकल एडवर्टाइजिंग ये कहते हैं कि मैन और वुमेन को आप इक्वली रिस्पेक्ट दोगे, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे फीमेल बॉडी को फालतू में अटेंशन मिले। मतलब आप अटेंशन लेने के लिए फीमेल बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप वुमेंस को उनके ओल्ड रोल में दिखाओगे या वुमेंस को सप्रेस दिखाओगे, वो सब भी गलत है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जो भी एडवर्टाइज टारगेट कर रहे हैं चिल्ड्रन के लिए उन्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होना पड़ेगा। उन्हें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिखानी है जिससे चिल्ड्रन जो है वो मिसलीड हो या फिर मटेरियल जंक फूड या डेंजरस टॉय को प्रमोट नहीं करना है। देन नो प्रमोशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट, आप किसी भी हार्मफुल प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर सकते हो अगर आप एथिकल हो तो। जैसे टबैको, अल्कोहल, बेटिंग, गैम्बलिंग का आप प्रमोशन नहीं कर सकते हो। अब पढ़ते हैं रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एक वॉलेंट्रीली और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी ताकि एथिकल स्टैंडर्ड रहे इंडिया के एडवर्टाइजिंग में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो हो रहा है इंडिया में वो मिसलीड ना हो, हमेशा ऑनेस्ट हो, डिसेंट हो और पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। अब इसको सपोर्ट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। इसका रोल क्या है? सबसे पहले कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। ये कहता है कि कोई भी जो एडवर्टाइजिंग है वो मिसलीड, चीट या एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता कंज्यूमर को। अगर ऐसा होता है, अगर वो कोई फॉल्स क्लेम करता है, मिसइंटरप्रेट करता है, तो उसके रिगार्डिंग कंप्लेन हो सकती है। देन मॉनिटर द एडवर्टाइजिंग कंटेंट, जो भी एडवर्टाइजिंग का कंटेंट है वो अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ रेगुलेशन इन एडवर्टाइजिंग के होना चाहिए। कोई भी मीडिया हाउस वगैरह ऑफेंसिव कंटेंट या अनफेयरली या फिर अनऑनेस्ट कंटेंट नहीं दिखाएगा। सबको फेयर ऑनेस्ट कंटेंट वहाँ पे शो करना है। और कोई भी कंटेंट रिलीजियस या कल्चर सेंटीमेंट को भी हार्मफुल नहीं होगा। देन हैंडलिंग अ कंप्लेन हैंडल करने में क्या होता है कि अगर कोई भी कंप्लेन आती है ना तो उसको इन्वेस्टिगेट करा जाता है ढंग से और कंप्लेन जो है वो रिव्यू की जाती है अंडर द कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल। और एडवर्टाइज़र जो है उसको भी टाइम दिया जाता है कि वो जस्टिफाई कर सके अपने ऐड के कंटेंट को। और अगर ऐड गलत माना जाता है
मतलब अगर ऐसा हुआ कि ऐड को रिव्यू करने के बाद कंप्लेंट हमें पता चल रहा है कि ऐड जो है वो ख़राब ही है, तो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर उसे विड्रॉ कर लिया जाता है। प्रमोट द एथिकल एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस, ये करके कहते हैं कि जो भी ऐड आपका बनेगा वो एथिकल होना चाहिए, और इसके लिए वर्कशॉप और सेमिनार कंडक्ट करता है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन और गाइडलाइन भी इसने इशू कर रखी हैं। अब आ जाता है रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं एडवर्टाइजिंग के अंदर। तो पहला एआई एंड मशीन लर्निंग। अब आपको पता है कि हर चीज़ में एआई आ गया है, तो अब जो ऐड है वो डेटा ड्रिवन डिसीजन से लिया जाता है। कंज्यूमर का डेटा प्रिडिक्ट, कंज्यूमर की प्रीफरेंस को एआई की हेल्प से प्रिडिक्ट किया जाता है, और ब्रांड जो है वो हाईली पर्सनलाइज एड अप क्रिएट करती है। दूसरा प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, इसमें क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम और एल्गोरिथम है जो ईज़िली अलाउ करता है कि जो एडवर्टाइज़र है या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो स्पेस बाय कर सके। मतलब मैनुअल नेगोशिएशन नहीं होती, अब डायरेक्ट ऐसे बाइंग हो जाती है, ऑनलाइन बाइंग हो जाती है। देन आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ग्रोथ। अब इतने सारे सोशल मीडिया पे इतनी सारी पर्सनालिटी फेमस हो गई हैं और वो प्रमोट करती है लोगों के प्रोडक्ट को, ये तो तुम्हें पता ही होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। तो क्या करते हैं ब्रांड जो है, अच्छी अच्छी ब्रांड इनका ना कोलैबोरेट कर लेती है इनसे, इन्फ्लुएंसर्स से, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स की लोग बात जो है वो जल्दी मान लेते हैं और इंडोर्समेंट ज़्यादा रहता है। उसके बाद है वीडियो एंड द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डोमिनेंस। पहले जो था बड़ी बड़ी वीडियो बनती थी, बड़े बड़े ऐड चलते थे, बट अब क्या है कि ये छोटे छोटे जो वीडियो बनाते हैं ना लोग, जैसे इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, इनका अब दौर चल रहा है। लोग जो है यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेते हैं जल्दी, मतलब जनरली हर कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने बैठ ही जाता है, दिन में एक दो बार तो खोल ही लेता है। तो ये प्रमोट जल्दी होते हैं और ये वीडियो जो है ईजी टू कंज्यूमर शेयर भी रहते हैं। देन ऑग्यूमेंट रियलिटी एंड द विचुअल रियलिटी। अब ये जो ऑग्यूमेंट रियलिटी और विचुअल रियलिटी आ गई है ना, इसने बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दिया है। ट्रेडिशनल ऐड थे उनको छोड़ के अब ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं इनकी हेल्प से। अब पढ़ते हैं मेजर इश्यूज क्या है एडवर्टाइजिंग में। तो पहला है एड फ्रॉड। इस आज के टाइम पे एड फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब फेक क्लिक, इम्प्रेशन, कन्वर्जन रेट बनाया जा रहा है बूट की हेल्प से, और फ्रॉडलेंट सोर्स यूज़ की जा रही है इंस्टेड ऑफ रियल यूज़र। देन प्राइवेसी कंसर्न एंड द कुकी रिस्ट्रिक्शन। इस टाइम पे डेटा प्राइवेसी इतना बड़ा इशू बन गया है ना, किसी का भी डेटा लीक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, इतने कांड तो तुम सुन ही चुके होंगे। तो इसलिए जीडीपीआर और सीसीपीए ने बहुत सारे लिमिटेशन लगाए हैं एडवर्टाइज़र पे कि वो किस तरीके से किसी का पर्सनल डेटा कलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। देन एड सेचुरेशन एंड द कंज्यूमर फिटिंग। अब तुम कहीं भी जाओ, तुम घर से बाहर निकलो, तुम्हें इतने ऐड दिखेंगे ना, इतने ऐड कि तुम परेशान हो जाओगे। मतलब लोगों का ना ध्यान भी नहीं जाता, अब ऐड ऐसे दिखते हैं तो ऐसे देख के निकल जाते हैं। तो इतने सारे मल्टीपल डिवाइसेस हैं ऐड दिखाने के लिए, इतने ज़्यादा ऐड है कि लोग जो हैं वो ऐड फिटीक हो गए हैं और बैनर जो है वो ब्लाइंडनेस होने लगी है। देन मिस इन्फॉर्मेशन एंड फॉल्स एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो है वो एग्जीगरेट क्लेम करते हैं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपा देते हैं ताकि कंज्यूमर को परसुएट कर सके, और इससे कंज्यूमर के ट्रस्ट को, ब्रांड के रेपुटेशन को हार्म होता है। देन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी एंड एल्गोरिथम चेंज। देखो जितने भी ऐड है ना वो हाईली डिपेंड करते हैं प्लेटफॉर्म पे, जैसे फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ताकि वो ऑडियंस तक पहुंचे। अगर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम में सडनली चेंज आ गया तो आपकी विजिबिलिटी और कॉस्ट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देन आता है लैक ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। कई सारे ऐड जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि वो डाइवर्स कमिटीज़ को अपने ऐड में रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि स्टेरियोटाइप क्रिएट हो जाता है और इश्यूज आते हैं, जैसे अंडर रिप्रेजेंटेशन होना माइनॉरिटीज़, वुमेन्स और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का, स्टीरियोटाइपली पोर्ट्रे होना जो रेनफोर्स करता है बाइसनेस को। तो इसी के साथ आपका 5th यूनिट भी कंप्लीट होता है। सारी यूनिट्स मैंने कंप्लीट करा दी हैं, अच्छे से पढ़ लो एंड बेस्ट ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब